हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेनेक्सेमिक एसिड टैबलेट 500 mg। इसके अलावा जो ट्रेनेक्सेमिक एसिड है वो इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है और टैबलेट फॉर्म में भी आता है। तो इसके क्या क्या यूजेस हैं और क्या क्या इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, क्या इसके इंटरैक्शन है, वो सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आपके किसी भी तरह की कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो केवल आपके एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है, ना कि किसी भी पर्सनल मेडिकेशन के लिए है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्थ इशू है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मेडिसिन लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ट्रेनेक्सेमिक एसिड, कि ट्रेनेक्सेमिक जो एसिड जो टैबलेट है वो क्या है, आखिर इसमें क्या पाया जाता है। तो ये क्या है, सिंथेटिक एमिनो एसिड डेराइव्ड एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट। इसमें क्या होता है, एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट। तो आपको समझना है इस चीज़ से कि जो एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट है वो क्या होता है। इसी के जो नाम में है वो इसका पूरा इसका अर्थ छुपा हुआ है कि एंटी का मतलब होता है इनहिबिट, रोकना, ठीक है। एंड फिब्रिनोलाइटिक का मतलब होता है फिब्रिन लाइटिंग, मतलब फिब्रिन को जो क्लोट होता है उसका लाइसिस हो जाता है तो उसको ये क्या करता है, रोकने का काम करता है। मतलब कि जो अपना जैसे ही क्लॉट फॉर्म होता है, क्लॉट फॉर्म के बाद वो क्या होता है, लाइसिस होना, टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो ये टैबलेट क्या करती है, क्लॉट फॉर्म को बने रहने देती है, ठीक है। तो ये इसका एक मेन फंक्शन है या इसकी एक कह सकते हैं पहचान है, जिससे अपन इस मेडिसिन को पहचान सकते हैं कि इस जो मेडिसिन का टोटल जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है। तो ये जो मेडिसिन है वो क्या है, एक तरीके से एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट। आपको केवल ये ध्यान रखना है, इतनी सी चीज़ें कि ये जो टैबलेट है वो क्या है, एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से ये इसका एक एजेंट हो गया। अब इसके यूजेस की अगर हम बात करें तो इसके यूजेस में हम देखते हैं कि किस किस में ये काम आती है। तो ये क्या है, हैवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है किसी, जिसको मेनोरेजिया बोलते हैं, उसमें ब्लीडिंग को रोकने के काम आती है। पोस्टपार्टम हेमरेज हो जाता है आफ्टर डिलीवरी में, क्या होता है कि अगर किसी लेडी में 500 से ज़्यादा क्या आता है, ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन में रखा जाता है। तो ऐसी लेडीज़ में इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है। तो किस किस डोज में इसको देते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसमें हम देखते हैं कि इसके जो यूजेस क्या है, किस किस में काम आती है। हैवी मेंस्ट्रुएशन किसी को हो रहा है, इसके अलावा जैसे किसी को सर्जिकल ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है, डेंटल प्रोसेस से या फिर ऑर्थोपेडिक जो प्रोसेस होती है उससे हो गई है। तो इसके अलावा जो ट्रॉमा हो जाता है, इंड्यूस ट्रॉमा हो सकता है, जैसे कि नोज़ ब्लीडिंग हो गया, ईयर ब्लीडिंग हो गई, ठीक है। इनमें क्या करता है, जैसी भी ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए इस टैबलेट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसका जो मैकेनिज्म है, ये जो टैबलेट है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया इसके यूजेस ये हैं। इसके अलावा हमने देखा इसका जो मेन एजेंट इसमें पाया जाता है वो एंटी फिब्रिनोलाइटिक एजेंट होता है इसमें। अब ये जो टैबलेट है ये वर्क कैसे करती है, ठीक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको ये नहीं समझोगे कि ये जो टैबलेट है या कोई भी मेडिसिन है वो किस तरह से वर्क करती है, तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या फिर कह सकते हैं उसको याद नहीं रख सकती है किस तरह से ये काम करती है। तो इसमें जो टैबलेट है ये, इसका जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से, इनहिबिट प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन। प्लाज्मिनोजन क्या होता है, ठीक है, ये प्लाज्मिनोजन क्या है, एक तरीके से प्रोटीन होता है जो लीवर में बनता है, और ये जो प्रोटीन है वो कोगुलेशन में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। कोगुलेशन क्या होता है, ब्लड क्लॉट की क्या प्रोसेस है, इसकी भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, और मैं उसका लिंक अपने इस वीडियो में डाल दूँगी। आप वहाँ जाकर के ब्लड कोगुलेशन का जो प्रोसेस होती है किस तरह से होती है वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो टैबलेट है ट्रेनेक्सामिक एसिड, उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से काम करता है। तो आपको देखिए इस तरह से ये क्या है, प्लाज्मिनोजन है। प्लाज्मिनोजन ये कहाँ बनता है, लीवर में बनता है, और इसका काम होता है एक तरीके से जो क्लॉट फॉर्म हो गया उसको
लाइसिस करने का, उसको ब्रेक डाउन करने का इसका काम होता है। लेकिन ये जो टैबलेट है ट्रेनेक्सामिक एसिड, ये इस पर क्या करती है, वर्क करती है, जिससे क्या हो जाता है, ये इनएक्टिवेट हो जाता है, मतलब इसके एक्टिवेशन को क्या कर देती है, ये रोक देती है ये टैबलेट। अगर ये प्लाज्मिनोजन को के एक्टिवेशन को रोक देगी तो इससे क्या नहीं बनेगा, प्लाज्मिन नहीं बनेगा, और प्लाज्मिन नहीं बनेगा तो ये क्या काम नहीं करेगा, ये जो फिब्रिन बना, ठीक है, फिब्रिन क्या होता है, एक जाली लायक स्ट्रक्चर होती है जो क्या होती है, क्लॉट फॉर्म में होती है। इसके बाद ये काम करता है, इसको तोड़ने का काम करता है, प्लाज्मिन क्या करता है, फिब्रिन को तोड़ने का काम करता है, जिससे क्या होता है, फिब्रिन का डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब कि जो फिब्रिन है क्लॉट फॉर्म में वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो ये प्रोसेस यहीं रुक जाएगी, तो उससे क्या होगा, ये क्लॉट यहाँ की यहाँ बना रहेगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको इसकी जो प्रोसेस है वो समझ में आ गई होगी, किस तरह से ये वर्क करता है। इसके अलावा इसमें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा फिगर के साथ साथ इसके जो स्टेप है वो भी आप समझ लीजिए। इनहिबिट प्लाज्मिनोजन एक्टिवेशन, ठीक है, वो ही आ गया। प्रिवेंट फिब्रिनोलाइसिस, फिब्रिनोलाइसिस को क्या कर देता है, ये रोक देता है, मतलब जो फिब्रिन है उसका जो डिजोल्वपन होना है, ठीक है, फिब्रिन का क्या करता है, डिजोल्व हो जाता है, क्लॉट का ब्रेक डाउन हो जाता है, उसको रोक देगा, और क्लॉट को रोक देगा तो क्लॉट बना रहेगा और ब्लीडिंग रुक जाएगी, और ये क्या बोले, स्टेबलाइज क्लॉट, और क्लॉट को वहीं की वहीं क्या करता है, वो बने रहने देता है, और क्या होगा, ब्लीडिंग नहीं होगी। ठीक है, आई थिंक इसकी मैकेनिज्म आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। इसके बाद अब हम देखते हैं इसके जो बेनिफिट हैं वो क्या क्या हैं। तो इसके बेनिफिट हमने पहले ही यूजेस में देख लिए थे, उसी को हम दोबारा से एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं कि रिड्यूस ब्लीडिंग ड्यूरेशन एंड वॉल्यूम, जो ब्लीडिंग का टाइमिंग है और उसका जो वॉल्यूम है उसको क्या कर देती है, ये कम कर देती है। डिक्रीज नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिससे क्या हो जाती है कि किसी में ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, तो उस चीज़ को क्या कर देती है, ये कम कर देती है, उसको घटा देती है। एंड लोअर रिस्क ऑफ हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशन, और इसको भी क्या करती है, रिस्क जो हो जाता है हेमरेजिक, जो कॉम्प्लिकेशन हो जाता है हेमरेज की वजह से जो भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कोई पेशेंट हाइपोवॉल्मिक शॉक में चला जाता है, तो ऐसे जो रिस्क हो जाते हैं उनको क्या कर देती है, ये एक तरीके से रोक देते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो टैबलेट है एक तरीके से बहुत ही सेफ़ और अच्छी टैबलेट है किसी भी प्रकार की जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए। अब इसकी डोजेस की अगर हम बात करें तो किस किस मात्रा में इसको देनी चाहिए, तो इसकी जो डोजेज है, जिसके मेनोरेजिया होता है, ठीक है, हैवी जो मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग होती है, उसमें 650 mg से लेकर के इसको दे सकते हैं, 650 से 1300 मिलीग्राम TID, मतलब 3 टाइम तक और फॉर 5 डेज तक इसको दे सकते हैं। PPH की कंडीशन में अगर हम बात करें इसकी, तो PPH में 1 ग्राम IV और IM दे सकते हैं, और ओरली 1 ग्राम दी जाती है फॉर 5 डेज तक, ठीक है। और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है, TID, मतलब दिन में 3 बार इसको दे सकते हैं। 1 ग्राम जो टैबलेट है उसको एक साथ नहीं देनी है, ठीक है, मतलब पूरी एक दिन में आपको 1 ग्राम टैबलेट देनी है PPH की कंडीशन में, और मेनोरेजिया की कंडीशन में आपको देनी है इसमें 650 मिलीग्राम से 1300 मिलीग्राम तक देनी है 3 टाइम तक, ठीक है, सुबह शाम दोपहर, ठीक है, 3 दिन तक। इसके अलावा जो सर्जिकल ब्लीडिंग हो जाती है उसमें 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, और 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट ओरली भी दे सकते हैं इसको, इतनी मात्रा, और इतनी मात्रा इसकी क्या है, इसमें IV और IM दी जाती है। तो ये इसके डोजेज हैं, इस तरह से इसको दे सकते हैं इस टैबलेट को। अब इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं। साइड इफ़ेक्ट मतलब कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हल्के फुल्के देखने को मिलते हैं, कॉमन है, ठीक है, और ये सभी जो मेडिसिन्स आती हैं उसमें अक्सर देखने को मिलता है। तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे नोजिया वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, हेडेक है, डिजीनेस, एलर्जिक रिएक्शन, किसी को अगर ड्रग रिएक्शन होती है तो उसकी वजह से भी क्या इसमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किस किस में इस मेडिसिन को यूज़ नहीं करना चाहिए, तो जैसे प्रेगनेंसी है, ठीक है, अक्सर PPH को छोड़ करके, जिसमें पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाता है उसमें तो ये मेडिसिन दी ही जाती है, लेकिन इसके अलावा प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड किया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग कोई मदर है तो उसमें भी इसको क्या किया जाता है, अवॉइड करा जाता है।
रीनल इम्पेयरमेंट हो गया, किसी को किडनी में किसी भी तरह का स्टोन है या रीनल फेलियर हो गया, ठीक है, तो किडनी में किसी भी तरह का और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस है, ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या करते हैं, इस मेडिसिन को देने नहीं चाहिए। इसके अलावा सीवियर हाइपरटेंशन हो रखा है किसी को, बीपी की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी इस मेडिसिन को नहीं दिया जाता है। हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट, कुछ उसमें जैसे कि थ्रोम्बो एम्बोलिक जैसे इवेंट हो जाती है हार्ट में, किसी भी तरह का कोई ब्लड क्लॉट वगैरह की जो प्रॉब्लम है, उसमें भी इसको क्या है, नहीं दिया जाता इस मेडिसिन को। ये तो इसके क्या है, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है जो हमने इस स्लाइड में देखे हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं इसके जो इंटरेक्शन है, ठीक है, इंटरेक्शन मतलब दूसरी मेडिसिन से ये किस तरह से इंटरेक्शन हो सकती है, मतलब अगर इस मेडिसिन को किसी दूसरी मेडिसिन के साथ लिया जाए तो उससे क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जैसे एंटीकोगुलेंट कोई थेरेपी ले रहा है कोई पेशेंट, जैसे वॉर्फिन वगैरह जो ब्लड को क्या करता है, पतला करने का काम करती है वो मेडिसिन, तो उसमें इसको क्या है, अवॉइड किया जाता है, नहीं देनी चाहिए इसको। फिब्रोनाइलिटिक एजेंट है कि जैसे टीपी है, ठीक है, उसमें भी इस मेडिसिन को नहीं देते हैं। इसके अलावा हार्मोनल जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, ओरल पिल्स वगैरह का अगर कोई मेडिसिन से उसको लेती है कोई कोई महिला, तो उसमें भी क्या करते हैं, इस मेडिसिन को लेने से मना की जाता है। इसके अलावा इस मेडिसिन को लेते समय क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, मॉनिटर रीनल फंक्शन कि जो रीनल है, किडनी है, अच्छी तरह से काम कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है, उसका यूरिन आउटपुट को देखते हुए इस मेडिसिन को प्रिकॉशंस के तौर पर देखते हैं कि कैसे उसका रीनल है, जो किडनी है, काम कर रही, सही तरीके से अगर काम कर रही है तो इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अदरवाइज़ इसको मेडिसिन को लेने से रोकना चाहिए कि उसका जो रीनल फंक्शन है उसको मॉनिटर करते हुए, और उसको कैसे मॉनिटर करेंगे, उसका जो यूरिन आउटपुट है उसको देखते हुए कि यूरिन उसको सही तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा है। वॉच फॉर साइन ऑफ थ्रोम्बोसिस, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई थ्रोम्बोसिस है, ठीक है, कोई ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन जो हो गया है इसकी वजह से, तो उसको भी क्या करना चाहिए, मतलब मॉनिटर करता रहना चाहिए। यूज क्वेश्चनली इन एल्डरली पेशेंट, जो एल्डरली पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनमें भी क्या करना चाहिए, उसको यूज़ लेते टाइम इसको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब इसका जो स्टोरेज है, किस तरह से इसको स्टोर कर सकते हैं मेडिसिन को, मोस्टली जो मेडिसिन हैं उसको रूम टेम्परेचर पर ही स्टोर किया जाता है, और इस मेडिसिन को भी रूम टेम्परेचर पर ही इसको स्टोर करते हैं। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और इसके अलावा मॉइस्ट और जो लाइट है उससे इस मेडिसिन को क्या करते हैं, बचा करके रखना चाहिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आया है और लगता है कि वाकई हमारे लिए ये वीडियो नॉलेजेबल है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलती हूँ आपसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।